नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। खबर यह है कि पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बैठक में लॉकडाउन 4.0 पर मंथन होगा और यह बैठक शाम 4:30 पर होगी। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन 4.0 को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और यह बैठक जो है वो शाम 4:30 पर होगी। तो लॉकडाउन 4 को लेकर के जिस तरीके से कल पीएम मोदी ने कहा था कि नए रंग रूप में लॉकडाउन 4 जो है 18 मई से लागू होगा, तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है पीएम मोदी ने। तो अब से कुछ ही देर बाद, तकरीबन 1.5 घंटे बाद शाम 4:30 पर यह बैठक होनी है और इस बैठक में मंथन होगा कि कैसा हो लॉकडाउन 4.0। वहीं आपको बता दें कि 1 घंटे बाद वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। आर्थिक पैकेज में किस सेक्टर को कितना मिलेगा, यह बड़ी खबर आपको बताएं कि कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है वित्त मंत्री की। वित्त मंत्री पेश करेंगी ब्लूप्रिंट, जो पैकेज की घोषणा कल पीएम मोदी ने की थी, उस आर्थिक पैकेज का ब्लूप्रिंट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान पीएम मोदी ने कल किया था जब वो देशवासियों को संबोधित कर रहे थे। वो पैकेज किस तरीके से खर्च होंगे, कहां कहां खर्च किए जाएंगे, किस सेक्टर के हाथ में कितना जाएगा, इन सभी चीजों को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। संभव यह भी है कि एमएसएमई के लिए भी राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। 3 लाख करोड़ की लोन गारंटी भी दी जा सकती है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जिसके बंटवारे की जानकारी थोड़ी देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी और वो बताएंगी कि कैसे इस आर्थिक पैकेज को देश के अलग अलग तबकों, सेक्टर और कारोबार को दिया जाएगा। तो शाम 4 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 4 दिनों तक राहत पैकेज पर जानकारी दी जाएगी। 12 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ब्रेकअप मिलेगा। 50,000 करोड़ रुपए टैक्स के लिए भी रखे जा सकते हैं। पावर सेक्टर को करीबन 1 लाख करोड़ मिल सकते हैं। गरीबों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का भी ऐलान किया जा सकता है। एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को 1 लाख करोड़ मिल सकते हैं। एविएशन, खनन, रक्षा पर भी फोकस किया जा सकता है। नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। वहीं कांग्रेस समर्थक संजय झा ने मोदी सरकार के स्पेशल पैकेज के ऐलान को लेकर हमला बोला। संजय झा ने कहा कि जब कांग्रेस ने न्याय लॉन्च किया था तब बीजेपी ने कहा था कि पैसे कहां से आएंगे। अब सरकार बताए कि ये पैसे कहां से आएंगे। Announced yesterday a 20 lakh crore package.
This is the same Bharatiya Janata Party. When the Congress was launching Nyay in 2019 as part of its promise in the election manifesto, they said, "ये पैसे कहाँ से आएंगे? इतने पैसे कहाँ से आएंगे?" But the Nyay scheme was only talking about spending approximately 2% of the GDP. 3.5 लाख या 4 लाख करोड़. यहाँ ये 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं. This is the hypocrisy of the BJP. This scheme is nothing but Nyay in a different name. But the question you need to ask, ये पैसे कहाँ से आएंगे मोदी जी? ये कहाँ से? Prime Minister announced yesterday a 20 lakh crore package. This is the same Bharatiya Janata Party. When the Congress was launching Nyay in 2019 as part of its promise in the election manifesto, they said, "ये पैसे कहाँ से आएंगे? इतने पैसे कहाँ से आएंगे?" But the Nyay scheme was only talking about spending approximately 2% of the GDP. 3.5 लाख या 4 लाख करोड़. यहाँ ये 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं. This is the hypocrisy of the BJP. This scheme is nothing but Nyay in a different name. But the question you need to ask, ये पैसे कहाँ से आएंगे मोदी जी? ये कहाँ से आएंगे? तो इस खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से अनूप गुप्ता जुड़ गए हैं. अनूप, 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान पीएम मोदी ने किया. आज वित्त मंत्री बाइफरकेट करने वाली हैं, बताने वाली हैं कि किस किस सेक्टर को क्या क्या मिलेगा. क्या संभावनाएं लगती हैं, क्या कुछ जानकारियां कुछ सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है कि किस किस सेक्टर को कितना कितना मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, वित्त मंत्री लगातार इस बात को वो देश की जनता के सामने रखेंगी. जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 3 दिन तक लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस वार्ता करेंगी और डिफरेंट सेक्टर में जो आर्थिक पैकेज देने की बात सरकार कर रही है उसकी जानकारी वो देंगी. और जो आज जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गरीब कल्याण योजना को लेकर एक बड़े पैकेज की घोषणा निर्मला सीतारमण आज कर सकती है. एमएसएमई सेक्टर जो कि सबसे बड़ा सेक्टर है और सभी की चिंताएं उसी पर थी कि एमएसएमई सेक्टर जो कि इस कोरोना महामारी की वजह से बहुत ज्यादा उनको नुकसान हुआ है, ऐसे में एक पैकेज वहां पर दिया जाएगा, एक बड़ा पैकेज वहां दिया जाएगा जिससे एमएसएमई सेक्टर में बूम आए. क्योंकि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की बात करी है, तो एमएसएमई सेक्टर को बिना एक तरह से पटरी में लाए ये सफल नहीं हो पाएगा. तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस पर वित्त मंत्री का ध्यान होगा. इसके अलावा किसानों को लेकर आगे क्या करते हैं, उद्योग धंधे, बड़े उद्योग धंधों को लेकर क्या किया जाता है. नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर होने का समय आ गया है और समय के साथ संकट से किस तरीके से हमें उसकी उपयोगिता साबित करनी है. तो कुल मिलाकर के नए सेक्टर में किस तरीके से उसको और बढ़ाया जा सकता है, तो इस पर केंद्र सरकार का फोकस रहेगा और वहां पर ज्यादा बजट का एलोकेशन किया जाएगा. बिल्कुल अनूप, और इसके लिए थोड़ा सा इंतजार तो अब करना ही होगा 4 बजे तक के लिए. लेकिन उससे पहले हम ये भी देख रहे हैं कि प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी अलग अलग तरीके से आने लग रही हैं. कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं कि यह बहुत अच्छा कदम है, एक बड़ा फैसला लिया गया है पीएम की तरफ से. वहीं हमने अभी संजय झा को सुना, सवाल भी खड़े कर रहे हैं वो. देखिए, विपक्ष है, ऐसे में विपक्ष सवाल खड़े करने के लिए ही जानी जाती है. विपक्ष अगर सवाल नहीं वो अगर खड़ा करेंगे तो फिर विपक्ष किस बात की. जहां तक अगर हम उद्योग धंधों की जब बात करते हैं तो बात होती है फिक्की की, एसोसिएशन की. सभी जो प्लेटफॉर्म है उसमें सभी लोगों ने इस तरह के आर्थिक पैकेज की मांग की थी. लेकिन आपको बता दूं 20 लाख करोड़ रुपए की कोई मांग नहीं किसी की तरफ से नहीं की गई थी. जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा पैकेज जो अभी अर्थ संकट देश में हो गया है, अर्थ संकट के सामना देश को करना पड़ रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा पैकेज दिया गया है. अगर राजनीति के किसी राजनीति बिल्कुल अनूप, ये बड़ा पैकेज दिया गया है और अब देखना है होगा कि वित्त मंत्री क्या कुछ जानकारियां देती हैं, किस किस सेक्टर के लिए क्या कुछ मिलता है. फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए. पीएम के आत्मनिर्भर अभियान का असर भी शुरू हो गया है. पीएम की अपील पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने
अमल भी कर लिया है। सीएपीएफ कैंटीन में अब सिर्फ स्वदेशी उत्पाद ही बिकेंगे। पीएम ने कल लोकल के लिए वोकल का नारा दिया था और अब इसका असर जो है वो सबसे पहला असर दिखा है कि एमएचए की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है कि सीएपीएफ की जो कैंटीन है वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी उत्पाद ही बिकेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के बीच जारी लॉकडाउन से उपजे हालात को अवसर में बदलने का मौका बताया था। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की मौजूदा परिस्थिति भारत के लिए एक अवसर बन सकती है, ऐसे में हमें आत्मनिर्भर बनना है। पीएम मोदी ने लोकल के लिए वोकल बनने का नारा दिया। पीएम की इस पहल का असर भी दिखाई देने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस दिशा में एक बड़ा फैसला ले लिया है। तो वहीं आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा है कि पीएम मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और लोकल प्रोडक्ट्स जो कि भारत में बने हैं उपयोग करने की एक अपील की, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत को विश्व का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो इसी दिशा में आज गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। 1 जून 2020 से देश भर की सभी सीएपीएफ कैंटीन पर यह लागू होगा। इससे लगभग 10 लाख सीएपीएफ कार्मिकों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उपयोग कर सकेंगे। वहीं उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि आप देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं व अन्य लोगों को भी इसके प्रति प्रोत्साहित करें। हम भारतीय अगर भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प लें तो 5 वर्षों में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना संकट की। बात राजस्थान की करें तो प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब पहुंच गई है 4277 पर। प्रदेश में आज 151 पॉजिटिव केस आए। जयपुर, अलवर और पाली में एक मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना से अब तक कुल 120 लोगों की मौत हो चुकी है। 2459 केस पॉजिटिव जो थे वो नेगेटिव हो चुके हैं और इनमें से 2163 डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये ओवरऑल स्थिति है प्रदेश की। आप देख सकते हैं 4277 केस आए हैं अभी तक, 1698 एक्टिव हैं, जबकि 2163 ठीक हो चुके हैं, वो अपने घर जा चुके हैं, जबकि 120 लोगों की अभी तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। प्रदेश के बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को 14 दिनों के होम क्वारंटीन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का पालन करना होगा। यह कहना है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि आने वाला समय प्रदेश के लिए बेहद खास है, क्योंकि 19 लाख प्रवासी राजस्थानी, प्रवासी श्रमिक और अन्य लोग राज्य से जाएंगे और आएंगे। उन्होंने कहा कि 25,000 जांच प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है और अब तक सरकार 1,85,000 लोगों के सैंपल ले चुकी है। टेस्टिंग फैसिलिटी 12,000 पार कर गई। अभी आने वाले समय तक 25,000 टेस्ट पर डे कर लेंगे हम। सैंपल भी हमने 1,85,000 लिए। इन सब बातों के बावजूद अब जो आने वाला समय है वो राजस्थान के लिए खास होगा, क्योंकि 19 लाख लोगों ने, जिनमें से 6-6.5 लाख यहां से जाने के लिए और बाकी लोग यहां प्रदेश में आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें अप्रवासी राजस्थानी हैं, श्रमिक हैं जो माइग्रेट लेबर है, या जो लोग दूसरे राज्यों में अटक गए थे लॉकडाउन की वजह से। अब उन लोगों का आना शुरू हो गया कुछ समय से। वो अलग अलग गांव में जाएंगे, अलग अलग मोहल्लों में जाएंगे। अब चिकित्सा विभाग का टोटल फोकस राजस्थान में कैसे क्वारंटाइन फैसिलिटीज मजबूत हो, राज्य में आने वाला हर व्यक्ति जो बाहर के राज्यों से प्रवेश कर रहा है राजस्थान में, उसका स्वागत है, लेकिन उसको आवश्यक रूप से 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना चाहिए।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां इनामी डकैत हुए गिरफ्तार। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, और ये मीटर $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बारां के सीसवारी क्षेत्र में खेतों में नौलाई जलाने का काम जारी है। यह जानने के बावजूद भी नौलाई जलाने से कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर हवा चल गई तो आग कहां से कहां पहुंच जाएगी, ऐसे में नुकसान की संभावनाएं बनी रहती हैं। नौलाई जलाने से लोगों की भी परेशानियां बढ़ गई हैं। इससे वातावरण भी दूषित हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। टिड्डी टेरर को कंट्रोल करने के लिए जैसलमेर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। टिड्डियों से निपटने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई गई है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि जिले में कोई नया टिड्डी दल का प्रवेश सीमा पार से नहीं देखा गया है, लेकिन कार्रवाई लगातार की जा रही है। जिले की जैसलमेर, फतेहगढ़ तहसीलों में कुल 22 स्थानों, जिनमें से नहरी क्षेत्रों में गुलाबी रंग की टिड्डी का मैलाथियन 96% का छिड़काव कर नियंत्रण कार्य किया गया है। इसके अलावा टिड्डी नियंत्रण विभाग के पास 4 और राज्य सरकार स्तर से 6 वाहन, कुल 10 वाहन स्प्रेयर तैयार हैं। तो टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन अपने स्तर पर लगातार जुटा हुआ है। हालांकि कलेक्टर का यह कहना है कि नए टिड्डी दल फिलहाल नहीं दिखे हैं, लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा है और जहां संभव हो रहा है छिड़काव किया जा रहा है। एक तरफ नागौर में जहां टिड्डियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहीं टिड्डियों के खात्मे के लिए कृषि विभाग की टीम लगातार जुटी हुई है। इस बीच नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल टिड्डी प्रभावित इलाकों में पहुंचे और इनाना, मुंडवा के झुझंडा समेत कई इलाकों में टिड्डी को मारने में लगी कृषि विभाग की टीम का हौसला बढ़ाया। धौलपुर पुलिस को डांग क्षेत्र में सर्च अभियान के जरिए बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई कर 45,000 के इनामी डकैत रामविलास गुर्जर और 35,000 के इनामी डकैत रघुराज गुर्जर समेत 2 डकैत को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 राइफल बंदूक के साथ 2 देशी तमंचा और 90 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस 24 से ज्यादा कुख्यात इनामी डकैतों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जिनमें डकैत जगन गुर्जर, लाल सिंह गुर्जर, भरत गुर्जर पुलिस की कामयाबी का बड़ा हिस्सा रहे हैं। अभी डांग क्षेत्र में डकैत केशव और डकैत बैजू पुलिस की रडार पर हैं, जिन्हें पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी। घेराबंदी सुनिश्चित की गई, क्योंकि कल जो है अच्छी चांदनी रात थी, तो विजिबिलिटी अच्छी थी रात्रि में, तो उससे जो है घेराबंदी हमारी मजबूत हो सकी। मजबूत घेराबंदी होने के बाद में जब डकैतों को पुलिस की मौजूदगी का एहसास हुआ,
उसके बाद में जो है आपस में डकैतों और पुलिस के मध्य फायरिंग हुई है। कुल लगभग 60 से ज़्यादा राउंड जो है दोनों के आपस में फायरिंग हुई। फायरिंग के उपरांत जो है पुलिस हमारी जो टीम थी वो उनको गिरफ्तार करने में सफल रही। अब बात करते हैं कोटा की, जहां उस वक्त लोगों में दहशत फैल गई जब घर के बाहर मगरमच्छ आ गया, जिसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम पर मामले की सूचना दी गई और उसके बाद लाडपुरा रेंज से वन विभाग की टीम मगरमच्छ को रेस्क्यू करने पहुंची। वहीं दूसरी जो तस्वीर है वो बैंक की है, जहां बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में सांप आ गया। ब्रांच के मेन गेट पर लगे शीशे पर बैंक कर्मियों को करीब 5 फीट लंबा सांप नजर आया, जिसे देखकर बैंक कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तो वहीं कोरोना काल में कहीं कोबरा तो कहीं सांप निकल रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, कोटा में एक मंदिर के अंदर सांप से हड़कंप मच गया, जबकि चूरू में कुंड के अंदर कोबरा गिर गया, जिसका रेस्क्यू किया गया। राजसमंद की पंचायत समिति की बामन टुंगड़ा पंचायत में पैंथर के मूवमेंट से दहशत है। यहां बीती रात पैंथर ने 2 बाड़ों में घुसकर गौवंशों का शिकार कर दिया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। गौरतलब है कि इन दिनों गर्मी बढ़ जाने के चलते जंगली जानवर शिकार और पानी की तलाश में बस्ती का रुख कर रहे हैं और पालतू मवेशियों के शिकार जैसी घटनाएं सामने आती हैं। जयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के सरकारी निवास पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। दरअसल कोरोना महामारी के चलते अस्पतालों में खून की कमी हो रही है। इस महामारी के बीच करीब 200 यूनिट खून इकट्ठा किया गया। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरीके से पालन किया गया। लोगों में डर हो गया, नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर्स के संपर्क में आएंगे तो कहीं कोरोना हो जाएगा, सुई डालेंगे, भीड़ में हो जाएंगे। तो हमने आज 3 अलग अलग हॉस्पिटल्स की वेन्स मंगवाई। अभी 200 से ज्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया। शाम तक जितना भी ये ब्लड ले सकती हैं, 200, 300, 250, मतलब ओवर एक्सेस है लोग। मैं सोच रहा था 50, 60, 100 लोग ब्लड देने आएंगे। यहाँ तो सुबह से मेला लगा हुआ है। मैं जब आया उससे पहले 50 लोग ब्लड दे चुके थे, मैंने भी ब्लड दिया। कोरोना काल में लोगों को महामारी से बचाने का जिम्मा अजमेर की सबीना मंसूरी ने उठाया। तभी तो सबीना मंसूरी, जो कि पेशे से डिफेंस वॉलंटियर हैं और हर काम में अपना योगदान दे रही हैं, सबीना सिविल डिफेंस वॉलंटियर होने के नाते आपदा से बचाने का कार्य करती हैं और इन दिनों वो शहर और शहरवासियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए सैनिटाइजेशन करने में जुटी हैं। परिसर के सारे चैम्बर्स को सैनिटाइज कर रहे हैं और सारी गाड़ियां, आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उन सबको सैनिटाइज कर रहे हैं। और अभी अब तक हम लोग अप्रैल से ही कंटिन्यू सैनिटाइज करते आ रहे हैं। सारी अजमेर शहर को हमने लगभग और सारे सरकारी कार्यालयों को सैनिटाइज कर दिया। वहीं कोटा शहर की एसपी ने लोगों से अपील की है कि वो राज्य सरकार की मॉडिफाइड लॉकडाउन की पालन करें और सिर्फ आवश्यक काम के लिए ही बाहर निकलें। राज्य सरकार द्वारा जन सुविधा को देखते हुए प्रातः 7 बजे से लेकर के सायं 7 बजे तक अनुमत श्रेणी एवं आवश्यक कार्य हेतु आवागमन को पास से मुक्त किया गया है। इस संदर्भ में आम जन की ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की स्वयं पालना करें एवं समाज को कोरोना से संक्रमण मुक्त रखें। कोटा शहर पुलिस आम जन से यह अपील करती है कि केवल आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें तथा यदि किसी कार्य हेतु, व्यापारिक प्रतिष्ठान हेतु अथवा नौकरी हेतु एक जिले से दूसरे जिले में जाना होता है तो यथासंभव जिस जिले में जा रहे हैं उसी जगह पर रहें। प्रतिदिन यथासंभव आवागमन न करें ताकि वह कम से कम लोगों के संपर्क में आए तथा स्वयं संक्रमण मुक्त रहते हुए दूसरों को भी संक्रमण मुक्त रखने में भागीदारी निभाएं। इस कॉन्सेप्ट को इस उदाहरण से समझा जा सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइन